सो जय हिंद एवरीवन। ठीक है, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम 50 जीके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपके एओसी के एग्जाम को लेकर सीधे टारगेटेड है। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपकी बुक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ना कि सिर्फ एओसी यानी कि आर्मी में आने वाले अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विद द कॉन्फिडेंस। तो पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट को करते स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। आज की क्लास में जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने होमवर्क आपको दूंगा। हर क्वेश्चन में एक होमवर्क आपके लिए होगा, वो आपको करके आना है घर से। ठीक है, होमवर्क मैं बताऊंगा, करके आपको आना है। ठीक है, चलिए तो मैं बताना चाहूंगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर वो जिस इंसान ने हमारे देश में सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो सबसे पहली बात थी कि मेरे संविधान के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही बड़ी चीज वहां पर, चाहे तो हो सकता है वो झंडे के बारे में हो सकता है वो किसी और चीज के बारे में हो, कुछ ना कुछ ऐसा था जो उन्होंने डिजाइन किया था। हो सकता है कोई गीत लिखा हो सकता है राष्ट्रगान लिखा हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। और हो सकता है वो बंगाली में लिखी हो या किसी और लैंग्वेज में लिखी हो। तो ऐसी चीज रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी, आप सभी को वो पता करके आना। बट फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार लेने वाले कौन थे। तो मैं बात करना चाहूंगा, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वेरी सिंपल एंड सो है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम अपना चलो चलिए, उत्तर प्रदेश के प्रधान, जैसे कि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बीजेपी सरकार है। और उत्तर प्रदेश में जैसे कि बीजेपी का बोलाबाला अच्छा खासा है, तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को एक तरीके से उत्तरदायित्व कर रहे हैं, यानी कि उसका नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको पता करके आना आज होमवर्क है कि अगले जो चुनाव होंगे योगी आदित्यनाथ के लिए वो कब होने वाले हैं, अगले चुनाव कब होने वाले हैं। और आज जैसा कि अभी सभी करंट न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की सीट्स एक तरीके से सबसे ज्यादा आई हैं। तो आपको होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कितनी सीट्स आई हैं और दूसरी पार्टीज हैं, कुछ और पार्टी, उनके कितनी सीट्स आई हैं। करंट की नॉलेज अगर आपको है, इसका मतलब आपके पेपर में करंट से क्वेश्चन फंसने वाले हैं जो आज की डेट में पेपर होने वाले हैं, जो कल हुए हैं, अभी रिसेंटली जो चीजें बीती हैं। तो उसके अंदर आपको चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी चीज में ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के, आपका होमवर्क होना चाहिए कि हर एक भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, यानी कि बेसिकली जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के अंदर कौन मुख्यमंत्री है, कौन गवर्नर है, इन सब की पूरी लिस्ट निकालो एक प्रॉपर। और लिस्ट के अंदर यानी कि आने वाली वीडियो में, एक वीडियो में हमें मुख्यमंत्री हो गए, गवर्नर हो गए, यानी कि वहां के राज्यपाल हो गए, ये जितने भी लोग हैं इन सब के ऊपर मैं ओवरऑल एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इतना है। पेपर में ऑप्शन आएंगे, टिक करेंगे, क्योंकि हमें याद नहीं करना है। अगर हम याद करने में लगेंगे तो पागल हो जाएंगे। हमें खाली एक अंदाजा डालना, अच्छा ठीक है भाई उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, अच्छा बीजेपी सरकार तो योगी होगा। दूसरी जगह पर ठीक है महाराष्ट्र में कोई और सरकार चल रही है, ठीक है कर्नाटक में कांग्रेस आई तो कांग्रेस चल रही है। कुछ इस तरीके से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये मैंने अपनी एक क्लास में भी कराया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भारत के अंदर बेसिकली भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों की अधिकार से संबंधित है। यानी कि ओवरऑल इसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर क्या बताया गया ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ हो गया, 33 में मिलिट्री वाला हो गया, 32 के अंदर अलग चीजें बताई गई हैं। तो ओवरऑल आर्टिकल 31 जो है, यानी कि जो अनुच्छेद 31 है, वो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया संविधान में से। आर्टिकल 31 को संविधान में से, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है, इंपोर्टेंट है ये, पेपर में आ सकता है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ये पहले आर्टिकल जो था आर्टिकल 31 था। ठीक है, अभी फंडामेंटल राइट जो है वो तीसरे पार्ट में आता है ना, तीसरे पार्ट में आता है फंडामेंटल राइट जो है। तो उसी बेसिस पे इसको हटाकर ऐड कर दिया गया लीगल राइट में। ठीक है, जो भी हमारे लीगल राइट होते हैं उसमें ऐड किया गया, और लीगल राइट के अंदर इसको कहा गया आर्टिकल अनुच्छेद 300 ए में ऐड किया गया। और ये कौन सा हिस्से का है, 12वें हिस्से का है रिसेंटली। ठीक है, पर यहां मैं इसका आंसर करूंगा तो अनुच्छेद 32 के अंदर बताना है संवैधानिक मौलिक अधिकार वैसे आ से कहां तक है। नॉर्मली अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो वैसे तो देखो प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं 14 से शुरुआत हो रही है। ठीक है, 14 से इनकी शुरुआत हो रही है, 14 से लेके 35 तक जाते हैं। और 35 तक भी ना बोलूं तो सच बताऊं तो अभी ये 30 तक मान लो। जो इंपोर्टेंट है वो 14 से लेके 30 तक है, जिसके अंदर 14 से 18 तुम्हारा समानता का अधिकार हो गया है ना, 19 से 22 हो गया तुम्हारा,
बेसिकली, यानी कि तुम्हें आजादी है, जिसमें तुम्हारा अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, जिसके अंदर आपको जो कभी भी हटते नहीं है भारत में से, यानी कि कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, अगर बाहरी ये युद्ध है तो उसमें से अनुच्छेद 19 हट जाएगा, मगर 20-21 नहीं रहेंगे, वरना तीनों केसेस में 19-20-21 मिलते मिलते हैं। तो ये ओवरऑल डीप कॉन्सेप्ट जो हम क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। मरणोपरांत भारत के रत्न पाने वाले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय? मरणोपरांत यानी कि जो बेसिकली उनकी मृत्यु के बाद भारत में सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे कौन थे? प्रधानमंत्री रह चुके थे, और लाल बहादुर शास्त्री के खाने में जहर मिला दिया गया था, है ना। इतने महान लीडर थे वो, और कुछ पॉलिटिकल मुद्दे जिस कारणवश उनके खाने में उनको जहर मिला के दे दिया गया कुछ मेंबर्स की वजह से। अब वो पॉलिटिकल मुद्दे तो डिस्कस नहीं करेंगे, पर मरणोपरांत जिनको भारत रत्न पहले मिला तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने से कितना रहा है ये पता करना बहुत जरूरी है। अभी मोदी है, मोदी से पहले प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, मनमोहन सिंह रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। उससे पहले कौन था? तो भैया नरसिम्हा राव था, या हमारे कोई और था, या उससे पहले कौन था, है ना। कुछ इंपोर्टेंट रहे हैं उन मुख्यमंत्री, जैसे कि कुछ इंपोर्टेंट राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, हमारे पहली भारत की महिला राष्ट्रपति। जैसे अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, मगर पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक एरिया के मुख्यमंत्री मुझे करने पड़ेंगे। तो M.A. स्टालिन इज राइट नाउ, ही इज द मुख्यमंत्री ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु भारत में किस जगह पे आ रहा है? अगर यहाँ केरला है तो यहाँ क्या है? तमिलनाडु। भारत के नीचे वाले हिस्से में तमिलनाडु। यहाँ तमिलनाडु के अंदर भयंकर बारिश होती है। बारिश कैसे होती है? बादल यहां से जाएंगे, हिमालय से टकराएंगे, हिमालय से जब यहाँ पर टकरा जाएंगे बादल बेसिकली, तो यहां से बारिश जाएगी दिल्ली में, और एक बारिश आएगी लौट के जहां पर यहाँ तमिलनाडु में अच्छी खासी बारिश होती है। तो तमिलनाडु में तुम्हें चावल की खेती, तमिलनाडु में तुम्हें धान, जो मतलब बेसिकली चावल बता रहा था, और भी चीजें वो अच्छे खासे रेट में मिल जाएंगी, बिकॉज वहां पर जो खेती है तमिलनाडु में ये चीजें ज्यादा होती है। जहां बारिश ज्यादा वहां धान ज्यादा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि बिहार के कुछ इलाकों में चावल ज्यादा खाए जाते हैं, बिकॉज वहां पर बाढ़ बहुत आती है, और बाढ़ वाली जगह पर अब मैं कुछ और लगाऊंगा, आलू लगाऊंगा तो आलू तो हो नहीं पाएंगे, तो वहां पर बेसिकली धान होगा। यूपी के अंदर आलू पाए जाते हैं, है ना। अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर चले जाऊं तो वहां कपास की खेती ज्यादा की जाती है एक जगह पे, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पे कैसी खेती की जाती है, ठीक है, ये पता करना। एक क्लास इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, ये सब चीजों की जितने भी टॉपिक्स हैं। आप चाहो तो कमेंट में एक बार टॉपिक ले सकते हो इंक्लूड करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है? यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत अगर आप अपने धर्म के बारे में जो भी, ये सारे आर्टिकल्स बेसिकली 2 तो क्लास में कराए गए हैं, है ना, अच्छे तरीके से, और ये सारे आर्टिकल्स पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 25 मुझे पूरा अधिकार देता है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। मैं अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता हूं, अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकता हूं। मेरे धर्म का मुझे पूरा अधिकार है कि मैं कौन सा धर्म फॉलो करूं, कौन सा ना करूं, बेसिकली, ठीक है। ये अनुच्छेद 25 के अंदर आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। हर एक क्वेश्चन मतलब चुना हुआ है, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट, पर जो क्वेश्चन पेपर में एओसी में पूछे जाने की संभावना है, देखो एओसी एक टेक्निकल पेपर है जहां पर बेसिकली आर्मी के लिए हम टेक्निकल यूनिट के लिए कर रहे हैं। तो भारत से आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट जो चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, अब आर्मी की कमांड तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, तो राष्ट्रपति से पूछे जाने के चांसेस है। मंत्रालय से क्वेश्चन पूछे जाने के थोड़े कम चांसेस है, पर राष्ट्रपति हो गया या बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि तुम्हें उन्हें किताबी कीड़ा तो बनाना नहीं है, उन्हें फौजी चाहिए, और फौजी के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 8वें महाराष्ट्र के जो बेसिकली वर्तमान मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। ये
ठीक है, और इससे पहले शिवराज चौहान। अच्छा, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में खासियत क्या मुख्यमंत्री होगी? महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में एक कॉमन बात है जो होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, पता कर क्या है। इन दोनों के मुख्यमंत्री में कोई नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के पूरे क्षेत्र में आंदोलन की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? यानी कि आप शांति से बैठकर अपनी बात रख सकें, अपने आप को बोल सकें। पर एक बात बताओ, जब बाहरी युद्ध हो जाएगा तो युद्ध में आप आंदोलन करने बैठोगे? नहीं बैठोगे। तो इसीलिए अनुच्छेद 19 को हटा दिया जाता है। और 19(1) के अंदर मैंने बताया था राइट टू स्पीक एंड एक्सप्लेनेशन, है ना, बेसिकली यानी कि आपको बोलने का अधिकार है। आप किसी के भी सामने अपनी आगे चीज आके बोल सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी बात है, आपके संविधान में आपको लेके कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उस चीज को आके मार्केट में बोल सकते हो कि भैया हमें ये दिक्कत है, हम आंदोलन करना चाहते हैं। किसान आंदोलन हुआ था, इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था, शांतिपूर्वक, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अगला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विजया लक्ष्मी पंडित। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बनने वाले, अध्यक्ष बनने वाले पहले राष्ट्रपति विजया लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। ठीक है, बेसिकली हम नॉर्थ ईस्ट और उत्तर महाराष्ट्र इन पर तो ध्यान दे लेते हैं, पर कुछ ऐसे स्टेट्स में जिन पर ध्यान देना हम थोड़ा सा पूरी तरीके से कर नहीं पाते, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अरे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार? सबसे पहले बताया था कि अनुच्छेद 14, अभी बताया था जस्ट 2 मिनट पहले कि समानता का अधिकार जो स्टार्ट होता है वो 14 से स्टार्ट होता है और 18 तक जाता है। तो अनुच्छेद 14 में साफ साफ बताया कि हमें समानता का अधिकार है, यानी कि हम भी अपना इक्वल एक वो रखते हैं, अपना बेसिकली हमारा एक इक्वल स्ट्रक्चर है सोसाइटी के बीच में। तो आई होप अनुच्छेद 14 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन में आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, इस पुरस्कार के बारे में क्या खासियत है? एक और अगेन होमवर्क दे रहा हूं आपको। ये पुरस्कार पिछली बार एक पेपर में आया था, एसएससी के पेपर में पूछा गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन जो था। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भैया, वहां पे तो एक ही सरकार चल रही है ना, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का पता कर लो, हमारी ममता बहन, प्यारी प्यारी बहन, मोदी जी की बहन ममता बहन। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एसोसिएशन की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? बेसिकली एसोसिएशन यानी कि हम बात कर रहे हैं एक फ्रीडम के बारे में। जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया समानता अधिकार 14 से 18 में आएगा। जो हमारी फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो आएगा वो अनुच्छेद 19 से चालू होगा। तो अनुच्छेद 19 के अंदर ये सीधा आएगा, अनुच्छेद 19(1)(c). ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा, जिन्होंने भारत के लिए बहुत ही अपना एक अभिन्न योगदान दिया है, बहुत ही ज्यादा। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात वालों से हमेशा बच के रहो भाई, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आज एक गुजरात वाला देश चला रहा है, चाय वाला नहीं है वो, गुजरात वाला है। ये अनुच्छेद 19 कितना इंपोर्टेंट है जो बार बार पूछा जा रहा है। मैं बता रहा हूं, फंडामेंटल राइट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, गारंटी है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपके मौलिक अधिकार आपको पता होना आपकी जिम्मेदारी है। होते तो 6 हैं, पहले 7 होते थे, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी भी एक हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, पर अभी वो हटा दिया गया। मैंने बताया उसको अनुच्छेद 31 के अंदर रखा जाता था, अभी हट चुका है। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा, यानी कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र के निवासी से निपटान और स्वतंत्रता के अधिकारी से संबंधित है। अनुच्छेद 1(19)(e)(f) A B C D E F 6 हैं ये 19 के अंदर, 1 के अंदर, वो 6 के 6 आपको पढ़ने हैं। विक्टोरिया फ्रांस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
खुद्दात खान। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसका बंदे का नाम हर बच्चा बच्चा जानता है कि अशोक गहलोत कौन है राजस्थान के अंदर। जो राजस्थान के वासी हैं वो तो खैर अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे इससे, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए अधिकार से संबंधित है? देखो अनुच्छेद 19 में साफ साफ बताया गया है, अगर आप अल्पसंख्यक हो और अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हो या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे जैसे जैन है, जैन लोगों के लिए बैंगलोर के अंदर जैन यूनिवर्सिटी खोली गई। ठीक है, मुस्लिम के लिए वहां पर जो भी होते हैं बेसिकली मदरसे खोलते हैं, अपने जो भी होते हैं मदरसे ही होते हैं, है ना, मुस्लिमों के जो अपने पढ़ाने के लिए होते हैं। ये लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, इनको पूरा पूरा अधिकार होता है अनुच्छेद 29 के तहत कि वो अपने अल्पसंख्यकों का प्रचार कर सके, पर वो प्रचार कैसा हो, सकारात्मक वे में हो, यानी कि पॉजिटिव वे में हो। उस जो प्रचार है या अपने धर्म को बढ़ावा देना है उसको नेगेटिव वे में ना लिया जाए बेसिकली। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट दिस थिंग कि अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि अनुच्छेद 29 के अंदर ये वाली बात साफ साफ बताई गई है कि कोई भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक वो जो कि हमारे भारत में जनसंख्या में कम है, जैसे कि जैन, पारसी, मुस्लिम, ये लोग जो है हमारे भारत में एज कंपेयर टू हिंदू या जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं उनके कंपेरिजन में कम है, उनको अल्पसंख्यक में रखा जाता है। माइनॉरिटीज में आने वाले, और देखा होगा माइनॉरिटीज में आने वाले जो लोग हैं, इंग्लिश में माइनॉरिटीज होते हैं, उनको अलग अलग प्रिविलेजेस मिलते हैं, अलग अलग अधिकार मिलते हैं, उसी में से एक अधिकार अनुच्छेद 29 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री शंकर ग्रुप। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। योगी आदित्यनाथ, अशोक गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम आई थिंक आपको आराम से याद होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, है ना। वेरी फेमस लाइक चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और मैंने अभी बताया अभी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में कौन सी आम बात है, वो आज आपका होमवर्क आपको पता करके आना। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में संरक्षण के लिए, अनुसूचित यानी कि जो अनुसूची के अंदर आ रही है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो शेड्यूल आर्टिकल शेड्यूल नंबर 5 यानी कि अनुसूची 5 के अंदर जो आने वाली अनुसूचित जातियों है उनके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 46 में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर पता होगा ना, तो संघ हो गया, है ना, उसके बाद वेतन हो गया, उसके बाद उनकी शपथ हो गई, इस तरीके से राज्यसभा की सीट हो गई, फिर जनजातियों के बारे में हो गया। ठीक है, फिर असम, मिजोरम, इस तरीके से ये जितने भी एरिया थे इनके बारे में हो गया। फिर 7 में और आगे चले वो लिस्ट आ गई कहीं पे, फिर 8 में और आगे चले, है ना, वहां पर भाषा आ गई, फिर 9वीं के अंदर और आगे चले राइट टू प्रॉपर्टी आ गया, फिर 10वीं के अंदर थोड़े से और आगे चले वहां पर दल बदल कानून आ गया, 11वीं के अंदर पंचायत आ गई और 12वीं के अंदर म्युनिसिपैलिटी आ गई। 12 की 12 अनुसूची मैंने तुमको बता दी है अभी के अभी। हर एक अनुसूची इस तरीके से है। पहली अनुसूची का जो होता है अलग अलग टाइम पे उनके संशोधन भी हुए थे, जैसे कि पहली का 1951 में हुआ, दूसरी का राजीव गांधी के टाइम पे हुआ 85 टाइम पे 1985 में, तीसरी करी गई 1900 पंचायत म्युनिसिपैलिटी का भाई 72-73 में 72 में। चलिए, इसके बाद व्यक्तित्व ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा, और अभी अभी रिसेंटली किसने जीता था? और सबसे फेमस कौन जो बंदा गोल्ड मेडल जीत के आया था ओलंपिक्स में? नीरज चोपड़ा। अभी अभी नीरज चोपड़ा ने ब्रांड एम्बेसडर बना था किसी कंट्री का, बाहर की कंट्री का। नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, पता करना कौन सी कंट्री का। कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है क्योंकि आज कर्नाटक में जो सरकार बनी है एक तरीके से, जो मतलब सरकार तो नहीं कह सकते, जो सबसे ज्यादा सीट मिली है वो कांग्रेस को मिली है। आज ही कर्नाटक में पूरा जो पल्ला है वो पलट गया बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के हितों के अधिकार संरक्षण में अधिकार से संबंधित है? अब पिछड़े वर्ग यानी कि कौन से हो गए? पिछड़े वर्ग SC ST वाले, OBC वाले, है ना, ओवरऑल जितने भी ये पिछड़े वर्ग हो गए तुम्हारे SC के अंदर आने वाले आपके, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करते हो या वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, वो सबके सब यहीं पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल अनुच्छेद 340 में इसके बारे में बताया गया साफ साफ। ठीक है, पद्म विभूषण पाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ बोस। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये, अब का क्वेश्चन नहीं है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, इसका नाम नहीं भूलना चाहिए, रेडी चलाने वाला रेडी। ठीक है, आंध्र प्रदेश से टूट के कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। सही बात।
भाषा के आधार पर बनने वाला पहला एरिया तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश, मगर भाषा के आधार पर दोबारा अभी रिसेंटली टूटने वाला राज्य कौन सा था सबसे? कभी 2015 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी, 14 में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। भाई साहब ये बंदा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। ये बंदा, इसके पापा, उसके दादा, यानी कि ये एक विरासत है। ये देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना टॉप लेवल के, वो जजों की गिने चुने 50-60 लोग हैं, और उन्हीं 50-60 लोगों में से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। यानी कि एक तरीके से ये हेरिटरी चल के आ रही है। हाँ वही है, मतलब कोई 50-60 लोगों में से उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश बनेगा, उन्हीं 50-60 लोगों में से चुना जाएगा। क्यों? पता क्यों है? रीजन है, देखो सुप्रीम कोर्ट की उस सीट पे बैठना आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के बराबर, एक प्रधानमंत्री के बराबर एक पोस्ट है वो एक तरीके से, और शायद प्रधानमंत्री से ज्यादा एटीट्यूड रहता है उन लोगों का। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना, वो किसी की नहीं सुनते। वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी सुनते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं जो करना होता है। ऐसा ही सेम काम यहाँ पर है। जो जज है, जब वकील नहीं सुन रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो जज किसकी सुनेगा? जज तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। तो वही बात बताएगी, ये उन्हीं गिनी चुनी फैमिलियों में से बार बार चुने जाते हैं। तो चंद्रचूड़ इज रिसेंटली एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार, अभी बताया था जस्ट तुमको, अनुच्छेद 14। पहले राष्ट्रपति, चौथी क्लास के बच्चे से पूछोगे वो बता देगा, और जो ना बता पाए इसका मतलब वो भारत का इंसान नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आज का होमवर्क है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो वहां गए, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता से, बच जाओ 19 पे आ जाना, आंख बंद के लगाना, बस 19A का पार्ट है भाषण का। मैंने बताया था ना अभी, स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन, भाषण के अधिकार का नाम बताया था। 19A स्पीच, ये 6 है, ABCDEF 6 है, 6 के 6 पढ़ के जाने। 19A राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है? 250, अभी 250 है। और लोकसभा में 500। और अभी याद रखना, अभी लोकसभा की नई संसद जो बन रही है वो 2001 के हिसाब से बन रही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जी हाँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? 21, यानी कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। अगर आप फांसी लगाते हो या अगर आप आत्महत्या करते हो तो अनुच्छेद 21 के तहत आपको बहुत तगड़ी वाली सजा होगी। आपको आत्महत्या का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार। आत्महत्या भी एक जुर्म है, आज याद रख लेना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति HK कनिया, ठीक है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है किसी को ना पता हो, है? नींद में होंगे तो लिखाएंगे कि भाई हाँ भारत का प्रधानमंत्री कौन था? अरे हमारे मोदी चाचा तो नहीं होगे, ताऊ जी हो गए वो। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा, संविधान में ऐसी कोई आयु सीमा है ही नहीं, पर राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी है? 35 साल, 35 होना चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25, जी हाँ। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 32 अभी बताया था यार, बार बार रिपीट हो रहा है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजनी, जी बिल्कुल, श्री राम का सही आंसर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी कि बेसिकली इलेक्शन जो करवाते हैं, राजीव कुमार साहब, ठीक है। भारत अनुच्छेद 23 हमें शोषण के विरुद्ध एक अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 हमें क्या बता रहा है? शोषण के विरुद्ध, यानी कि हमारे साथ अगर कोई भी शोषण हो रहा है किसी भी प्रकार का, बेसिकली ओवरऑल, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिन बच्चों के साथ होता है, जिन महिलाओं के साथ होता है, जो काम कर रहे हैं, मजदूरों के साथ होगा, तो अनुच्छेद 23 के तहत आप जाएंगे, सरकार से बोलेंगे हमारा शोषण हो रहा है,
हमको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, या किसी महिला के साथ कोई भी टाइप की परेशानी की जाएगी, या जो बिल्कुल। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। और अभी आखिरी महिला वो कौन थी? मायावती, यूपी की मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन थी आखिरी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद कोई आई? कौन? कोई नहीं आई। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। अब ये यानी कि ह्यूमन राइट के जो बेसिकली बात है, ह्यूमन राइट तुमको पता ही होगा सभी को, जैसा कि हमारी आर्मी जब किसी को कश्मीर में ठोक देगी ना, तो उसके बाद बोलते हैं ह्यूमन राइट वाले ये गलत है, इनको छोड़ दो, इनको अत्याचार कर दो। पर जब ये टेररिस्ट हमारे सोल्जरों को मार देंगे तभी ह्यूमन राइट वाले सो जाते हैं बेसिकली। तो खैर ये ह्यूमन राइट की तो बात ही अलग है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? देखो, बच्चों को पढ़ने का जो अधिकार देगा 21A, 21A के अंदर जीने का भी अधिकार है 21 के अंदर, और 21A के अंदर बताया गया है कि हमें राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षक बच्चों को हमारे को पढ़ाने का अधिकार। ये 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हर एक एरिया में देने का पूरा पूरा हमको अधिकार है इस चीज में। अगर बात करूं भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, ये तो आराम से क्वेश्चन कर ही दोगे। अब भारत की पहली महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अब एक बात बताओ, अभी तुमने बोला कि मुख्यमंत्री अगर हमें चुनाव जीतना है तो मुख्यमंत्री को बेसिकली 30 साल की होनी चाहिए, 25 की, है ना। तो राज्यसभा में तो अगर बंदे की बात कर रहे हो तो 30 साल चाहिए, तो कैसे बनेगा मुख्यमंत्री? क्या कोई भी इंसान अगर इसके पास लोकसभा की सीट है तो क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? जी हाँ, पेपर के अंदर ये प्रश्न आ सकता है, अगर लोकसभा या राज्यसभा आपके अंदर किसी की भी सीट है आपके पास तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आपके पास लोकसभा या राज्यसभा किसी की भी सीट नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने का टाइम दिया जाता है, और उस 6 महीने के अंदर आपको उस जगह की सीट लेनी पड़ती है। अगर सीट नहीं ली जाएगी तो आपके दोबारा चुनाव होंगे। तो आज की इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन करे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया है भाई, आपका पेपर हो, सिलेक्शन हो सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सो जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक।